अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं खबर और तज्जिया। मैं सना नकवी, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सरवदी साहब। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मशरिक़े वस्ता कशीदगी का सबसे ज़्यादा असर पाकिस्तान पर हुआ है और रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन किया जाना 7 दिन में पेट्रोल 23 रुपये और डीजल 59 रुपये महंगा हो चुका है। मुजम्मिल साहब, बहुत बुरी सूरत हाल है, अवाम की परेशान है अवाम, और आपको पता ही है कि सारी मामूलाते ज़िंदगी आपको पता है हर एक इस चीज़ से कनेक्टेड है कि जनाब तेल महंगा होता है और उसके बाद हर चीज़ महंगी हो जाती है। अशया खौरनोश की तरफ जाएं, आप रोज़मर्रा के रूटीन की तरफ जाएं। अब आपको कुछ नहीं समझ आ रहा कि क्या होगा, कैसे मैनेज करेगी। पहले हुकूमत ने 7 दिन के लिए पेट्रोल की कीमत पहले 15 दिन के लिए करती थी, फिर 7 दिन पे आ गई जब वॉर आई। अब मेरे ख्याल है हुकूमत ने कैलकुलेट किया कि अगर हम 15 दिन या 7 दिन बाद एक बड़ी कीमत बढ़ाते हैं तो लोग बड़ा बुरा भला कहते हैं, तो आहिस्ता हम रोज के 3-3 4 अब देखें ना, 7 दिन में उन्होंने 23 रुपये बढ़ा दिया। अगर इकट्ठे 23 रुपये बढ़ाते तो मैं और आप कम से कम 2 टॉक शो तो करते नहीं। तो अगर इस तरह रोजाना की बुनियाद रोजाना, अब देखें ना जी, उन्होंने 18 जुलाई को उन्होंने पेट्रोल 5 रुपये महंगा किया, 21 जुलाई को 35 पैसे सस्ता किया, ठीक। 22 जुलाई को 4 रुपये 93 पैसे यानी कि 5 रुपये फिर महंगा कर दिया। 23 जुलाई को 6 रुपये 39 पैसे फिर महंगा कर दिया। 24 जुलाई को 4 रुपये 40 पैसे फिर महंगा कर दिया। 25 जुलाई को 3 रुपये 66 पैसे फिर महंगा कर दिया। नतीजतन 22 और 25 के दरमियान ही उन्होंने कोई 20 रुपये महंगा कर दिया जी। तो टेक्निकल बात यह है कि गवर्नमेंट अब रोज रात को 12 बजे पेट्रोल 3-4 रुपये, जब हम सो जाते हैं तो वो 3-4 रुपये महंगा कर देती है। सुबह उठते हैं तो दफ्तर जाने की जल्दी होती है, पेट्रोल डलवाया नहीं तो पिछले दिन का डला हुआ, ये जो है ना, ये इकट्ठा 5 सीसी की बजाय 1-1 सीसी करके ना 5 सीसी का टीका लगा रहे हैं जी। तो ये किसी सियाने ने गवर्नमेंट को कहा है कि इकट्ठे 23 रुपये बढ़ाओगे तो फिर बहुत शोर मचेगा, लोग भी बुरा भला कहते हैं, फिर हम पेट्रोल पंपों पर जाकर राय लेने लग जाते हैं, वॉक्स शुरू हो जाते हैं, सियासतदान बयान देने शुरू हो जाते हैं, हुकूमत डिफेंसिव पे आ जाती है। आप रोज़ 2-3 रुपये बढ़ गए, हफ्ते में 20 रुपये बढ़ा लिया करें, ऐसे आवाम खुश रहेंगे। ऐसे उतना महसूस नहीं हो रहा जितना है इकट्ठा 23 रुपये बढ़ता तो महसूस होता। लेकिन टेक्निकल बात यह है दूसरे ममालिक को भी फॉलो करनी चाहिए हमारी हुकूमत की। सब क्या बात कर दी आपने। पिछले एक हफ्ते में बड़ा 23 रुपये ही है, लेकिन अगर 23 रुपये इकट्ठे बढ़ाते तो फिर कितनी बुरा भला कहा जाता। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, मिडिल क्लास के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लास्ट टाइम जब पेट्रोल इतना महंगा हुआ था तो गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दी थी, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री की थी, कुछ पेट्रोल मोटरसाइकिलों के लिए कुछ सब्सिडी थी। अब तो कुछ भी नहीं है जी। अब तो कुछ भी नहीं है और इस वक्त लोगों के ऊपर यकीनन जो पेट्रोल का बोझ है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और आपको पता है जब पेट्रोल महंगा होता है तो तमाम अशियाए ज़िंदगी महंगी होती है। एग्जैक्टली। आप देखें, जो दूध लेके आता है ना गवाला, वो भी कहता है, जो बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है बस वो भी कहती है, और जो हर चीज़ जिन्होंने रोज पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है उनके लिए भी परेशानी है, और जो गरीब तबका है वो बड़ा बुरे तरीके से डैमेज हुआ है। जो लोग मुख्तलिफ किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं या जो और किस्म की ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, जो स्कूल अपने दफातर से आने जाने के लिए या अपनी ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, हर एक का बजट आउट हो गया। दिहाड़ीदार तबका क्या करेगा? हर एक का बजट आउट हो गया। आप ये कहें आप 23 रुपये पेट्रोल बढ़ा लेंगे तो लोगों की तनख्वाह तो 23% नहीं बढ़ी है। और लोगों के लिए बहुत मुश्किल है यार। बनाई सिटीज़ हैं, बड़े बड़े शहर हो गए हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना, दफ्तर से घर का फासला बढ़ गया है। अब तो इस सारे में मेरे ख्याल में ये अगर जंग तो भी रुकती नज़र नहीं आ रही जी, और पेट्रोल की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत भी बढ़ती नजर आ रही है। और इकोनॉमिक एक्सपर्ट इसकी तरफ इशारा करते हैं कि जंग रुक भी जाती है तो 6 महीने तक पाकिस्तान को स्टेबल होते पर टाइम लगेगा। और दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी ऑयल की प्राइसेस कम होती नजर नहीं आ रही हैं, लिहाजा गवर्नमेंट को आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन के साथ सामने आना पड़ेगा, जिससे मेरा मतलब है कि कोई पेट्रोल की प्राइसेस पे कोई कैप लगाना पड़ेगा। कब तक आप रोज़ाना बढ़ाते रहेंगे, रोज़ाना बढ़ाते रहेंगे? मेरे ख्याल में इसकी कोई स्ट्रेटजी गवर्नमेंट को सामने लानी पड़ेगी और उस स्ट्रेटजी के तहत उन्हें समझना पड़ेगा कि लोअर में ठीक है, आप बड़ी गाड़ियों को, मैं समझता हूँ बड़ी गाड़ियों को महंगा पेट्रोल दें, बेशक 2 गुना कीमत पर दें, पर जो लोअर मिडिल क्लास की सवारियाँ हैं
जो मिडिल क्लास यूज़ कर रही है, छोटी गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल्स या इस तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसके लिए कोई रिलीफ का पैकेज दें, कोई उसका रास्ता निकालें, चाहे ऐप बनाएं जिसमें लोग खुद को रजिस्टर कर लें। ठीक है, जिसकी गाड़ी 1500 सीसी है या उससे बड़ी है उसको आप ना रियायत दें। और मैं समझता हूँ ये तो वैसे भी इस वक्त अमीर और गरीब को एक रेट पे पेट्रोल नहीं मिलना चाहिए। बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले अफोर्ड कर सकते हैं यार, आप उन पर लेवी ज़्यादा लगा दें, हमें कोई इतराज़ नहीं। आप कहें कि जी प्राडोज और लैंड क्रूजर्स और फॉर्च्यूनर्स एंड बड़ी बड़े जो ब्रांड्स की गाड़ियां हैं जो 5-5, 6-6 करोड़, 1-1 करोड़ की गाड़ियां हैं, उनका फ्यूल महंगा करें, उनका जरूर करना चाहिए आपको महंगा। कितने परसेंट है वो भी, जितने भी परसेंट है जी, मैं कहता हूँ 1% है, उनका फ्यूल महंगा करें। लेकिन जो लोअर मेजॉरिटी में, हाँ, फॉर श्योर उनके लिए जो मिडिल क्लास है, जो छोटी गाड़ी है, जो मोटरसाइकिल है, जिसका रोजगार इसके जरिए है, आप देखिए ना जो ये फूड डिलीवरी बॉयज हैं उनके लिए उनका मार्जिन, ये जो अब बहुत बड़ा बिजनेस है हमारा फूड डिलीवरी बॉयज का, वो भी है, इसी तरह और चीज़ों का। तो मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है हम सोए हुए होते हैं, वो कीमत बढ़ा देती है, लेकिन हमारे सोने का इतना फ़ायदा भी ना उठाए। अगर कौम जाग गई तो आपके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। खित्ते के दूसरे ममालिक में काफ़ी सही हालात करेंगे, इस पर भी तो बात इसलिए मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि हुकूमत को सड़कों पर है और पाकिस्तान ये ना हो देनी चाहिए। ये इतना टीका नहीं बर्दाश्त हो सकता है जितना लगाना शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक है। मतलब साहब पीपल्स पार्टी की बात कर लेते हैं। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी फिलहाल मद्दे मुकाबल हैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब बड़े मैदान में आए, रहनुमा एमक्यूएम है। वो कह रहे हैं कि मुल्क को IMF नहीं बल्कि कराची मुआशी दलदल से निकाल सकता है। और उन्होंने इस हवाले से सूबों के बनने के हवाले से भी कोई बात की। सबसे पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद कमेंट। जी, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने यहां आज से 3 साल पहले बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करके ओपनली ये बात की थी कि पाकिस्तान नागुज़ीर है, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर सूबे बनाना नागुज़ीर हो गया। पाकिस्तान इस निज़ाम में अब नहीं चल सकता। उस बात को प्रेस ने, मीडिया ने, टेलीविजन ने, प्रिंट मीडिया ने बाकायदा ऑफिशियली कोट किया था। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे सारे इक़दाम की तायीद करता हूं, ऐसे सारे उठाए जाने वाले कदम की तायीद करता हूं, ना कि तायीद करते हैं हम आगे से मुतालबा करते हैं कि अब इसके अलावा कोई और हल नहीं है। सूबों की उन्होंने बात किया और इसमें एक पॉइंट मैं और भी ऐड कर दूं कि 18 साल से सिंध हुकूमत को 22,000 अरब मिल चुके हैं। मुज़म्मिल साहब कौन हिसाब देगा इसका भी? उनको 22,000 अरब मिलने पे इतराज़ नहीं है। उनको ये है कि जो कराची का शेयर है वो उसमें से कराची को नहीं मिला। उन्होंने कहा कुछ 600 अरब मिले हैं, वो बहुत थोड़े परसेंट बनता है, ठीक है ना। लेकिन टेक्निकल बात है, हम बात करें अगर नए सूबों पर और एमक्यूएम अगर नए सूबों को एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर नए सूबों को सपोर्ट करती है, तो सपोर्ट कर रही है, तो ये अच्छी बात है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में समझते हैं कि जो 4 सूबों वाला कॉन्सेप्ट है वो अब अनगवर्नेबल हो गया है और हमें जो है पाकिस्तान में डिवॉल्व करने के लिए, क्योंकि देखें ना सूबों ने नीचे कोई अच्छे बल्दियाती निज़ाम कायम नहीं किए जी। पंजाब में है नहीं, सिंध का बल्दियाती निज़ाम भी लागर और मेरा मतलब है कि मजबूर सा बल्दियाती निज़ाम है जो डिलीवर नहीं कर रहा। बलूचिस्तान और KP का बल्दियाती निज़ाम भी कोई फ़ाल बल्दियाती निज़ाम नहीं है। तो इसका मतलब है जो 18वीं तरमीम का बेसिक कॉन्सेप्ट था कि नीचे जो है मजबूत बल्दियाती हुकूमतें बन जाएंगी, वो तो नहीं बन सकी हैं जी। तो अब जो अल्टरनेट प्रपोजल है, जब सूबाई हुकूमतें अपना इख्तियार नीचे देने को तैयार ही नहीं है और वज़ीर आला समझता है ना मैं वज़ीर आला सूबे जो हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन से तो पैसे लेने के लिए पिस्तौल उन्होंने खड़ी की होती है वफाक पे, लेकिन नीचे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की कोई इतला नहीं है। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन देखिए ना, अगर सिंध का प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन हो तो कराची को उसकी आबादी के मुताबिक शेयर मिले, तो आज मुस्तफ़ा कमाल को इतना रोना ना पड़े, एमक्यूएम को इतना रोना ना पड़े। क्यों कहा जा रहा है कि कराची के फंड्स दई सिंध पे लग जाते हैं और वहां भी लगे हुए नजर नहीं आते, करप्शन बहुत है, इसका तो सब वतन को पिराना साहब भी मेरा ख्याल है कि एमक्यूएम जो है वो यहाँ मुस्तफ़ा कमाल, अब चूंकि एमक्यूएम में भी धड़े हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब अलग हैं, फारूक सत्तार साहब की गवर्नरी चली गई हुई है, टसोरी साहब अली, उनको तो जब तक टसोरी साहब यहाँ कोई गवर्नरी या उनको खुद वजारत नहीं मिलती वो अलग बेताब हैं, और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मुसीबत पड़ी हुई है, तब्दीली का या क्या वक्त हुआ चाहता है, हालत नज़ामे है एमक्यूएम। तो ऐसे में मुस्तफ़ा कमाल उनको चैलेंज भी कर रहे हैं चेयरमैन बनने के लिए और कहते हैं साथ कराची और लाहौर का कंपैरिजन भी उन्होंने कर दिया। ये भी क्या किया उन्होंने कराची और लाहौर का कंपैरिजन? हमारे भाई हैं,
हमारे पास उसकी एडमिनिस्ट्रेशन 2005 से 2010 में ये शहर देखकर इसके काम को रेप्लिकेट करने आती थी। वो लाहौर आज हमसे कराची से 50 साल आगे चला गया। पीपल्स पार्टी को तो वैसे ही बर्दाश्त नहीं है पंजाब। अच्छा नहीं, वैसे आप कराची गई हैं लास्ट टाइम? कब गई? मैं कराची 5 साल रह के आई हूँ और कराची के बहुत बुरे हालात हैं। कचरा कूड़ा आपको कराची और लाहौर में फर्क है? इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क, हर चीज खराब है। आपको कराची और लाहौर में फर्क? जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा ही है। वो गलत कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। वो जो वहाँ रहने वाले हैं वो मानते हैं, तो मैं तो खैर फिर लाहौर से बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं ना कि इस वक्त लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर, लाहौर की तरक्की, लाहौर के हालात कराची से 50 साल बेहतर हैं। सही कह रहे हैं। लाहौर का लॉ एंड ऑर्डर कराची से बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर कराची से बेहतर है। लाहौर एक दिन की मामूली बारिश भी पूरा कराची जाम कर देती है। और बताइए, हर पानी थोड़ी देर के लिए लाहौर में भी खड़ा होता है बारिश से, मुसलसल बारिश के बाद। मुसलसल बारिश के बाद। लेकिन जो कराची और लाहौर का कंपैरिजन है, ये असल में पीपल्स पार्टी और नून लीग की गवर्नमेंट का कंपैरिजन है। और अवाम अब बोल रहे हैं और क्योंकि उसमें अवाम पीपल्स परेशान पार्टी है को कराची एज हासिल है कि पीपल्स पार्टी के पास मुसलसल 18 साल से हुकूमत है। नून लीग के पास मुसलसल 18 साल हुकूमत नहीं रही पंजाब में, उनका ब्रेक आया दरमियान में। लेकिन उसके बावजूद जो ये परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन है, जिसकी आवाज़ कराची के अंदर से आ रही है, ये सिंध की पीपल्स पार्टी पर चार्जशीट है। इसके अलावा मुजम्मिल साहब उन्होंने कहा कि अब हम खामोश नहीं रहेंगे। एमक्यूएम ने फैसला किया है, हम पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक सड़कों पर आएंगे। ये सड़कों पर लोगों को सड़कों पर निकालेंगे। फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पर नहीं आ रहे, पीपल्स वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ सड़कों पर आ रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी को फिर परेशान सिंध होना चाहिए। हुकूमत के लिए है। मेरा ख्याल है ये जो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की रिफ्ट है, ये उस रिफ्ट का एक ऐलान है कि वो सिंध में अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ कोई एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए जा रहे हैं कराची की सतह पर। और मेरा ख्याल है मुस्तफ़ा कमाल ने पिछले दिनों 1-2 जलसे किए भी हैं और उसमें वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक एंटी पीपल्स पार्टी एजेंडे के साथ। मतलब जल्दी से आखिर में ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे पूछ लूं कि एक जो अफवाह है उसमें कितनी सदाकत है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है पीपल्स पार्टी से? इज इट ट्रू? मुझे तो नहीं लग रहा। अभी गिलगित की हुकूमत दी है उन्होंने, गिलगित की हुकूमत उनकी बनाई गई है, वो चाहती तो मुझे नहीं लग रहा एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है नून और पीपल्स पार्टी के मामले में। क्योंकि मुस्तफा कमाल साहब कहां से बोल रहे हैं, एमक्यूएम के जो गिले हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं और उनकी वैलिडिटी पर अलग बात हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। बात ईरान अमेरिका जंग की जो कि शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एडवाइज़र से, अपने कैबिनेट मेंबर्स से जो मुलाकात की है उसमें ईरान के ख़िलाफ़ जो बड़े हमले हैं उन पर गौर किया जा रहा है। दूसरी तरफ उर्दन और कतर से जो अमेरिका के तैयारे हैं वो भी मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। सैटेलाइट इमेज के ज़रिए से हम देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में एयर बेसिस को नुकसान पहुंचाया गया ईरान की तरफ से ही। जो ड्रोन्स वहाँ पर मौजूद थे, हैंगर्स में मौजूद 10 से ज़्यादा गुज़िश्ता रात जो ड्रोन्स थे ईरान की तरफ से उनको अटैक किया गया। इसके अलावा यमन की तरफ से भी हूथीज़ ने जो है मुबैना तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल्स के ज़रिए से सऊदी अरामको जो ऑयल उनकी तनसीबात को निशाना बनाया और सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने यमन के हूथीज़ के जो फौजी ठिकाने उनको हमला किया। मुजम्मिल साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इसके साथ ही साथ साबिक सफीर हैं जावेद मलिक साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुजम्मिल साहब ओवर टू यू। जावेद साहब, गुज़िश्ता रात पहली रात थी जब अमेरिका ने ईरान पर बमबारी नहीं की और सऊदियंस ने हूतीस पर की, ये क्या केमिस्ट्री है? देखिए, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, देखिए जब एमओयू के बाद ये सारे मामला दोबारा कशीदगी की तरफ बढ़े तो उसके अंदर ईरान के जो अरबाब इख्तियार हैं उन्होंने बिल्कुल, मैं समझता हूँ, आपको याद होगा पहले हम अक्सर बात करते थे कि वहाँ पे 2 हुकूमतें हैं या 3 पावर सेंटर्स हैं। अब तो तमाम नकाब जो है वो मेरी नज़र में उठ चुके हैं। वहाँ पे सिर्फ एक ही हुकूमत है मुज़म्मिल साहब और वो IRGC है। बाकी जितने भी लोग आप देख रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल फेस हैं, प्रेसिडेंट हैं, फॉरेन मिनिस्टर आते हैं, मुलाकातें करते हैं, और मैं समझने से कासिर हूं कि उनकी मुलाकातों का मकसद क्या होता है। क्योंकि देखिए असल में फैसला साजी के अमल में मुझे लगता है उनसे मशवरा जरूर लिया जाता होगा लेकिन फैसला वो नहीं करते। फैसला बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है ईरान की तरफ से अनफॉर्चुनेटली कि वो ना तो MOU को किसी कभी माना था उन्होंने, और उनके हमले जो है बदस्तूर जारी रहेंगे। अब आपका जो सवाल है वो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स के बारे में है कि जो रिस्पॉन्स में अमेरिका कर रहा है या फिर सऊदी अरेबिया कर रहा है। देखिए हूथीज के बारे में आप जानते हैं कि हूथीज एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो यमन की है उसके अंदर एक तरह से एक रेबल एंटिटी है, नॉन स्टेट एक्टर हैं जो कि हमेशा से हमलावर रहे हैं सऊदी अरेबिया के ऊपर अनफॉर्चुनेटली,
और ये चीज भी वाज़ेह हो चुकी है आपके, देखिए जो IRGC है वो न सिर्फ ईरान के अंदर ईरान का दिफा करती है, बल्कि वो ये तमाम टेंटिकल्स जो है ये उसी के हैं, चाहे वो हुथीज हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो, चाहे भी कुछ 2-3 और आपके सामने एंटिटीज आने वाली हैं मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, जो इराक से निकलेंगी। हो सकता है वो शायद किसी और मुल्क में भी आपको नजर आए, बल्कि कहने वाले तो कहते हैं कि हर मुल्क में उनकी किसी ना किसी शक्ल में प्रेजेंस जो है वो मौजूद है। अभी बरतानिया ने हाल ही में IRGC को, जो आप जानते हैं, प्रोस्क्राइब भी किया है। इसी तरह कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर आपको नजर आएंगे वो। तो ये जो हमला आपका जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्स था उस हमले के जो सऊदी अरेबिया के ऊपर किया गया, उनके एयरपोर्ट के ऊपर किया गया। अनफॉर्चुनेटली सऊदी अरेबिया तो इस तमाम जंग में आप जानते हैं उन्होंने स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट दिखाई है, वो कि उनके पास, मैं ये नहीं समझता कि कुछ लोगों के मुताबिक कुछ कहते हैं वो, सऊदी अरेबिया के पास तो कैपेबिलिटी भी है, एबिलिटी भी है और स्ट्रेंथ भी है, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, उनके पास आर्म्स भी हैं, पाकिस्तान के साथ किया गया डिफेंस पैक्ट भी है जिसको वो किसी वक्त भी एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद सऊदी अरेबिया ने एक रिस्ट्रेंट दिखाई, हाँ, लेकिन जवाब में हूथीज ने भी अरामको पर आज और उनके जजन पर अटैक की बैलिस्टिक मिसाइल्स चलाए हैं, हूथियों ने भी। जी, मैं आपको यही तो कह रहा हूं कि डिस्पाइट द फैक्ट कि सऊदी अरेबिया रिस्ट्रेंट दिखाता आया है, उसके बावजूद वो देख रहे हैं कि जो न सिर्फ ईरान की तरफ से हमले हुए, उनकी शिप्स पे हमले हुए, बल्कि जो टेंटिकल्स मौजूद हैं यमन के अंदर वो भी हमलावर हैं सऊदी अरेबिया के ऊपर। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की प्रेस रिलीज भी आपके सामने है। पाकिस्तान ने कहा कि सऊदी अरेबिया हमारी रेड लाइन है और होनी भी चाहिए। मैं तो समझता हूँ पूरी गल्फ जो है वो रेड लाइन होनी चाहिए पाकिस्तान की, लेकिन सऊदी अरेबिया के साथ पैक्ट है। तो ऑब्वियसली अगर हुतीज इस तरह से हमलेआवर होंगे जो हो रहे हैं वो, तो फिर ये मामला जो है मजीद कशीदगी की तरफ ईरान ही धकेल रहा है इसको। लेकिन बाबुल मंदब खुल तो नहीं सकेगा, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस नहीं खुल सका वैसे बाबुल मंदब भी नहीं खुल सकेगा। इसका तो कोई हल नहीं है, ना अमेरिका के पास ना सऊदी अरब के पास। मैं आपके साथ बड़े अदब से डिसएग्री करता हूं। देखिए, जो रिस्ट्रेंट का मैं जिक्र कर रहा हूं वो दिखाई जा रही है इवन अमेरिका की तरफ से। अगर अमेरिका चाहे तो वो एक सुपर पावर है, आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, हजारों जहाज उनके पास है, टेक्नोलॉजी जो उनके पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। अगर वो उन्होंने उसको अनलीश नहीं किया है तो ये एक उनका एक वॉर स्ट्रेटजी हो सकती है। इसके हवाले से भी दो रुख है, उस पर हम बात कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी समझते हैं मुजम्मिल साहब की जो डिले हो रहा है, जो बज़ाहिर हमें ये लगता है कि ईरान किसी हद तक जो है इसके अंदर वो होल्ड किए हुए है उसको, क्या कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को या बाद में बाबुल मंदब को। तो कुछ लोग एनालिसिस ये भी कर रहे हैं वॉशिंगटन में, बहुत बहुत ही जो ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट हैं वो समझते हैं कि इससे अमेरिका को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अमेरिका तो दूर बैठा हुआ है ना, एक कतरा ऑयल का जो है अमेरिका यहां से लेता है। नहीं तो फिर बमबारी क्यों कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के लिए? अगर उसका कुछ स्टेक पे नहीं है तो वो चला जाए यहां से। मैं आपने चला जाना नहीं, आपने मेरी बात सुनिए नहीं। वो ये है, वो ये समझते हैं कि जितना डिले होगा उससे सबसे बड़ा नुकसान जो है वो अल्टीमेटली चाइना को होगा, कि चाइना को जो है वो सबसे ज्यादा तेल की जरूरत है। चाइना के पास तमाम डिपेंडेंस जो है काफी हद तक वो ईरान पे है। उनके जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं मुजम्मिल साहब, आप जानते हैं वो तकरीबन 3 या 4 माह के हैं। अब वो 3 या 4 माह के जब उनके रिजर्व्स खत्म हो जाते हैं तो वो ज्यादा एक क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाएंगे। और आप जानते हैं कि दुनिया की नहीं, पर देखे ना बाबुल मंदब से उनके 2 टैंकर गुजर गए हैं, पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से भी उनके टैंकर्स गुजरते रहे हैं। उनकी सप्लाई लाइन इतनी डिस्टर्ब नहीं हुई जितनी हमारी बाकियों की हुई है। उनके तो कल हुथियों ने भी टैंकर्स गुजारने की इजाजत दी है कि आप ले जाएं अपने टैंकर्स। वो कल भी 10 मिलियन बैरल वहां से ले गए हैं। जी जी, लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अभी ये सूरत हाल है, लेकिन जब ब्लॉकेड आती है, ब्लॉकेड की वजह से ये तमाम आमदोरफ्त बंद हो जाएगी। ये क्योंकि ईरान अभी सिर्फ वन साइडेड ब्लॉकेड करता है। और दूसरी बात देखिए, अगर आप ब्लॉकेड की बात करते हैं या इसको हरमूज की बात करते हैं, तो हरमूज का वो हिस्सा जो कि ओमान के जुरिस्डिक्शन में आता है उसको स्टॉप करने की तो कोई जवाब नहीं, ना कानूनी, ना इंटरनेशनल लॉ, ना किसी चीज के हवाले से। चले आपके अपने इलाके में आप कह सकते हैं जावेद साहब, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। आज वो ओमान वाले कल तेहरान बैठे हुए थे, वो ओमान वालों की बात नहीं सुन रहे। वो कहते हैं ओमान वाला हिस्सा भी हमारा है, तेहरान कहता है। नहीं, अब ये देखिए, ये तो फिर मानू ना मानू, मैं किसी की बात ना मानू, ये तो फिर ऐसे तो नहीं चलता। ये तो फिर आप अगर कह रहे हैं कि जो मैं कहूंगा वो होगा, तो दुनिया आपके विंग्स पे तो नहीं चलेगी ना मुजम्मिल साहब। आपको देखिए, अगर पावर स्पीक्स, वो कहते हैं पावर टॉक्स टू पावर। वो कहते हैं वी आर दी पावर, हमसे बात करें, अमेरिका इज नॉट दी पावर। और जावेद साहब, अमेरिका भी अब एक और ऑप्शन पे गौर कर रहा है कि मिडल ईस्ट से जो अपना तैयारे हैं, जो अपने जहाज हैं, वो यूरोप की तरफ मुंतकिल किए जा रहे हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट स्ट्रैटेजी अमेरिका की यही हो टुवर्ड्स ईरान। व्हाट डू यू थिंक?
जी बिल्कुल। यूरोप जहां तक जितना ये प्रोलॉन्ग होगा, मुझे जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, यूरोप के अंदर जितने भी कुछ एक तरह से डबल माइंडेड जो गवर्नमेंट्स थी, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर नाउ ऑन पेज। मुझे लगता है कि ईरान फर्दर आइसोलेशन की तरफ अपने आप को लेके जा रहा है। इवन जो नए वजीर आजम आए हैं बरतानिया के, उन्होंने भी कहा है कि वो अपने बेसिस भी, जो कि इस्लामा साबिक वजीर आजम ने उनको रोका था, करंट वजीर आजम ये कह रहे हैं कि आप हमारे बेसिस कुछ एक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं। मुजम्मिल साहब देखिए, मैं आपको एक बात कहता चलूं कि बिल्कुल ठीक है, आपने जो मौक़िफ़ का इजहार किया, ईरान जो समझ रहा है वो समझ रहा होगा। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की कोशिशें तो क्या थी, वो ये थी कि देखिए इस मसले का हल जो है मुज़ाकरात से हो जाता, और तमाम जो दानिशमंद ऑब्जेक्टिव प्रैग्मेटिक लोग हैं दुनिया में, वो भी यही समझते हैं कि जंग जो है इस मसले का हल नहीं है। लेकिन एमओयू हो जाने के बाद ईरान की तरफ से जो एस्केलेशन की गई है, मेरी नजर में वो एक ट्रबल को इनवाइट कर रहे हैं, वो फर्दर आइसोलेशन को इनवाइट कर रहे हैं। पर और एक मलिक ऐसे साहब escalation 51 trap डे, में, देखें 38 डेज पहले अमेरिका ने बमबारी की, 13 दिन अब कर ली। 51 डेज की बमबारी के बाद भी ईरान और की रेजिलियंस, ईरान की रेजिस्टेंस, उसका सर्वाइवल दुनिया को हैरान कर रहा है कि 51 डेज की कंसिस्टेंट बमबारी के बाद भी कुछ नहीं हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर नहीं कंट्रोल कर सका अमेरिका, ना न्यूक्लियर मिला, ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस मिला, कुछ भी ना मिला। नहीं, आप देखेंगे कि ये सूरत हाल ही अक्सर बदलेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ये एस्केलेशन ट्रैप के अंदर ईरान फंसता चला जा रहा है एस्केलेशन को बढ़ाने के लिए, मेरी नजर में वो गैर दानिशमंदाना है। देखिए इस मसले का हल जंग नहीं है। कोई भी शख्स जो प्रैग्मेटिक और ऑब्जेक्टिव होगा वो आपको यही कहेगा कि इस तरह से आप जंग को खत्म करने का रास्ता ढूंढिए। जब कभी भी दुनिया में जंगें हुई, हमने उसको रोकने की कोशिशें की, उसको जंग को बढ़ाना, बढ़ावा देना, एस्केलेशन ट्रैप में फंसा देना खुद को, मेरी नजर में, मेरी हम्बल राय है कि ये एक सही स्ट्रेटजी नहीं है। डायलॉग्स पर इस वक्त तो ईरानियंस किसी डायलॉग के हक में नहीं है। इराक के वजीर आजम गए हैं, ओमान का गए हैं, मोमनी यहाँ आए हैं, इराकची मिले हैं, वो ईरानियंस नाउ से कि डायलॉग इज ओवर। देखिए जहां तक आप जिन अफराद का आप जिक्र कर रहे हैं वो गए हैं, इराक के जो वजीर हैं वो तो ऑब्वियसली वो उनको किसी डायलॉग के लिए तो नहीं कहने के लिए गए होंगे। जहां जहां तक सवाल है उनके वजीर दाखिला का यहाँ पे आना, तो मुझे लगता ही है कि उन्होंने चेहरे बदले हैं कुछ। पहले वहां पे अगरची साहब आया करते थे, अभी जो है वो मोमिनी साहब आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली कुछ लोग ये कहते हैं कि मोमिनी साहब जो है वो ज्यादा करीब समझे जाते हैं IRGC के। बिकॉज आप ये इस चीज का भी जवाब दीजिएगा, और लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि जो एक चीफ नेगोशिएटर थे जिसको अपॉइंट किया गया था बाकिर कालिबाफ साहब, वो कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आ रहे नेगोशिएट करने के वो लिए? तो क्यों अब क्यों कह उनको रहे हैं रोका? कि अगर ईरान तेल नहीं बेच सकता तो खित्ते में कोई तेल नहीं बेच सकता। वो कह रहे हैं अगर ईरान का सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा तो खित्ते के सब ममालिक का सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा। वो कहते हैं ईरान की मईशत ख़राब होगी तो खित्ते के सब ममालिक की मईशत ख़राब होगी। ये उनका आखिरी बयान है मेरे सामने, कालीबाफ साहब का। वो भी डायलॉग ख़त्म है, इसका मतलब कहाँ है? अब वो मुझे नहीं पता ये उनका बयान है या उनसे मंसूब है। मुजम्मिल साहब के वो नजर तो नहीं आ रहे। चीफ नेगोशिएटर तो वो हैं, उनको आना चाहिए था मुलाकात करने के लिए, नेगोशिएशंस करने के लिए। आपके अगर आप चीफ मुताबिक नेगोशिएटर, इख्तलाफात हैं। इस तरह आपका ये प्रोग्राम है, आप इसको एंकर कर रहे हैं, कल कोई और होगा तो मैं पूछूंगा वो कहाँ है, वो बोले कि वो छुट्टी पे गए हुए हैं, तो कोई वजह होगी ना। लेकिन अब जो जो अपॉइंटेड हैं वो तो वही हैं, उनको आना चाहिए, उनको सामने आके बात करनी चाहिए। उनको उनका इंटरव्यू जब चल रहा था उसको नहीं, रोक पर दिया अब गया। ये जो B1 बॉम्बर्स आए हैं और नए अमेरिका बॉम्बर्स लेके आया है, B2 भारी B1 बमबारी वाले, उसका कोई इफेक्ट हो जाएगा? क्योंकि एक राय ये है कि अमेरिका ये भी कर ले फिर भी उसका मसला हल नहीं होना। देखिए मुख्तलिफ आरा हैं और हर आरा का अपना नुक्ता नजर है, लेकिन मैं अपनी राय आपके सामने बड़े अदब से रख सकता हूँ। ये समझता हूँ कि ईरान को एस्केलेशन को कम करने में पाकिस्तान का साथ देना चाहिए था। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कीजिए, हमारी बहुत फील्ड मार्शल साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेहनत की और अभी भी जारी है, कतर ने भी। तो हम समझते हैं कि इस खित्ते में अमन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए ईरान को थोड़ा सा जो है वो तहम्मुल मिजाजी से अगर वो काम लेते तो वो ग्रेटर इंटरेस्ट में होता। देखिए आपने सिर्फ जंग का रास्ते की बात कर रहे हैं, अब कोई इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहा कि इस MOU के अंदर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के एक वाज़ेह रास्ता ईरान के सामने था। बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो थे वो ईरान को मिल सकते थे। उनका मुल्क जो कि 47 साल बल्कि 50 साल से एक तरह से पिसा हुआ है इकोनॉमिक सैंक्शंस में। क्या उनका ये, उनके अवाम का ये हक नहीं है मुजम्मिल साहब कि उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो, उनके ऊपर सैंक्शंस को उठा दिया ईरानियंस जाए? कहते हैं कि कदाफी ने अपना न्यूक्लियर गिव अप भी कर दिया था तो इन्होंने कदाफी को माफ नहीं किया था।
सद्दाम के पास कोई वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं थे, दुनिया की रिपोर्ट आ गई थी, उसके बावजूद सद्दाम को माफ नहीं किया गया था। वो कहते हैं हमारी भी माफी नहीं है, अब लड़कर ही बच्चे मरें या जी कर मरें या लड़कर मरें, मरना तो तय है, जो ईरानियंस की सोच। या जावेद साहब, पीस एग्रीमेंट में सबसे बड़ी रुकावट आप किसे समझते हैं, अमेरिका को कि ईरान को? लेकिन उनकी सोच ईरानियंस की इस वक्त ये है कि अब अमेरिका हमें छोड़ेगा नहीं, लिहाजा अब लड़ना ही चाहिए। देखिए, आपने जिक्र किया सद्दाम हुसैन का। सद्दाम हुसैन के साथ तो ईरान की जंग रही है कई साल, वो उसकी एग्जाम्पल कैसे कोट कर सकते हैं आपको? वो तो उसके ऊपर इतने हमले किए, इतनी कई सालों तक आपको पता है ईरान इराक जंग चलती रही है, तो उसकी एग्जाम्पल कोट करना वो एक डिफरेंट सिचुएशन थी। जहां तक कदाफी साहब का ताल्लुक है, वो बिल्कुल डिफरेंट पैराडाइम में हम बात कर रहे हैं। हर मुल्क के अंदर हालात फर्क होते हैं। अब वेनेजुएला की एग्जाम्पल ले ले, वहां पे बिल्कुल फर्क है। तो ऑब्वियसली हर मुल्क की जो सिचुएशन है वो फर्क है। मेरी नजर में ईरान के सामने एक रास्ता था कि वो अपने मुल्क को तामीर और तरक्की की तरफ लेके जा सकता था। देखिए, 4 महीने की निगोशिएशंस पाकिस्तान के साथ मिलकर जो की गई और कतर ने उसके अंदर साथ दिया, और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बदस्तूर शामिल रहे उस सारे प्रोसेस में। तो मेरा एक सवाल है जिसको मैं समझने से कासिर हूं कि अगर आपने इस एमओयू को मानना ही नहीं था तो फिर ये 4-5 महीने क्या थे? इतनी निगोशिएशंस करने के बाद एक वाज़ेह तरीन एमओयू आ गया जिसके अंदर 300 अब आपको आगे जंगी नजर आ रही है या कोई पीस का चांस नजर आ रहा है? लास्ट फाइनल क्वेश्चन। मेरी उम्मीद है कि ये अभी भी वहां पे जो दानिशमंद तबके हैं ईरान के अंदर, प्रैग्मेटिक्स हैं, वो रेडिकल्स पर प्रिवेल करेंगे, और किसी हद तक जो उनके सुप्रीम रहनुमा हैं वो इसको अगर तायद कर दें तो जंग को रोक देना ही ईरान के और ईरान के अवाम के लिए बेहतर है। देखिए, हम ईरान और ईरान के अवाम को, एक ईरानी रजीम है, एक ईरान के अवाम है। ईरान के अवाम चाहते हैं कि जंग रुके, ईरान के अवाम चाहते हैं कि वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएं, उन पर सैंक्शंस उठें। वहां के नौजवान भी चाहते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटी मिले एम्प्लॉयमेंट की, एंटरप्रेन्योरशिप की, वो दुनिया की जो मंडियां हैं उन पर रसाई हासिल कर सके, उनका जो तेल है वो दुनिया खरीद सके, उनके ऊपर सैंक्शंस उठ सकें। ये ईरान के अवाम की तर्जुमानी है। ईरान के लोग ये चाहते हैं, लेकिन वो जो रजीम है शायद वो एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर रखती है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो रजीम है, ये जो हुकूमत है, वो अपने अवाम की मंगू के बारे में भी देखेगी। मुजम्मिल साहब, भूलिएगा मत, ये वही अवाम है जो कुछ माह पहले तक बरसरे एहतजाज थी। वो एहतजाज कर रहे थे बिकॉज उनको जॉब चाहिए थी, उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए थी, वो उनकी तादाद कम थी, और आज की जो तादाद है ईरान के अवाम की वो ज़्यादा है। ट्रस्ट डेफिसिट भी एक बहुत बड़ा इशू है। जावेद साहब साथ ही रहिएगा, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम इंडिया में जो जेनजी इस टाइम मोदी सरकार के खिलाफ आकर खड़ी होगी इसको जिक्र करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मुजम्मिल साहब भी और जावेद मलिक साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं और हम बात करेंगे इंडिया में इस टाइम जो जेनजी सड़कों पर है और जंतर मंतर भरा पड़ा है। 1 लाख से ज़ायद जो लोग हैं इस टाइम, नौजवान कह लीजिए, आप बूढ़े कह लें, ख़वातीन कह लें, सब इस टाइम सड़कों पर हैं और मोदी सरकार के खिलाफ पेपर लीक का ये मामला है। आपको क्या लगता है जावेद साहब कि भारत में आने वाले टाइम में एकदम से इस एक बड़ी मूव के बाद मोदी सरकार ख़त्म होती या मुश्किल में पड़ती नज़र आ रही है आपको? मुश्किल में तो पड़ चुकी है मेरी नज़र में कि देखिए, एक तवील अरसे से वो बरसर इक़्तिदार हैं, और बहुत से लोग जो हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं वो ये समझते हैं कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बिल्कुल रेडिकल अंदाज में हैं, वॉर मॉन्गरिंग करते हैं। बिलखुसूस मैं उनके नौजवानों की स्टेटमेंट सुन रहा था, उनकी हर पॉलिसी का महवर पाकिस्तान दुश्मनी है, जो इस खित्ते में अमन के हवाले से बहुत बड़ी रुकावट है। आप जानती हैं कि इस हुकूमत से पहले जो हुकूमतें आई हैं, हर हुकूमत के साथ तकरीबन पाकिस्तान का डायलॉग जो है वो इस हवाले से हमारा फोकस रहा है कि आप अपने अनरिजॉल्व इश्यूज को रिजॉल्व कर लें। बल्कि मुजम्मिल साहब को याद होगा, आपको भी, कि मुशर्रफ साहब के जमाने में तो ऑलमोस्ट तमाम मामला तय भी हो चुके थे जो बैक चैनल्स पे। तो हम तो एक वक्त इतने करीब थे, और हिंदुस्तान भी तरक्की अपनी जो है वो कहते हैं हम कर रहे हैं, और हमारी भी मुल्क तरक्की कर रहा है। और दरअसल बहुत से लोग हमारे जैसे जो किसी हद तक प्रैग्मेटिक कह सकते हैं अपने आप को, स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री, हम ये समझते हैं कि इन दोनों ममालिक के अंदर अगर स्टेबिलिटी होगी, जंग नहीं, पर आप ये जो वहाँ स्टूडेंट देखें, हमने देखा ढाका में स्टूडेंट्स निकले, गवर्नमेंट चेंज हुई। नेपाल काठमांडू में स्टूडेंट्स निकले, गवर्नमेंट चेंज हुई। काफी हद तक श्रीलंका में भी गवर्नमेंट, जब नौजवान निकले या गवर्नमेंट के खिलाफ लोग निकले, गवर्नमेंट चेंज हुई। आपको लगता है इंडिया में मोदी सरवाइव कर जाएंगे या इसमें से, इस टर्मोइल में से, या उनको जाना पड़ेगा? बिल्कुल, ये देखिए, मेरी नजर में जो प्रेशर है उनके ऊपर वो जाने के हवाले से बहुत ज्यादा है। उनको एक एडवांटेज जरूर है कि ऑपोजिशन इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है। लेकिन अब आपने देखा, जिस तरह के आप जिक्र कर रहे हैं
नेपाल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। देखिए जो जेन जी का फिनोमिना है इन जनरल दुनिया भर में, जेन जी को कुछ लोग मजाक समझते हैं, लेकिन दरअसल ये वो लोग हैं जो तकरीबन 20-25 साल से कम उम्र के हैं। आइंदा आने वाले 10 या 15 साल में जो है वो रूलिंग पोजीशन में होंगे, लीडरशिप रोल्स में बैठे होंगे, सीईओज होंगे, पॉलिटिशियंस होंगे। वो इस रवायती सियासत से, रवायती तर्ज हुकूमत से, उन घिसी पिटी जुमलों से तंग आ चुके हैं। वो समझते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, एआई, स्पेस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन के दौर में पैदा हुए। वो हाथ में आईपैड लेके पैदा हुए थे, आज वो आईफोन के जरिए अपनी बिजनेस चला रहे हैं। जब वो टेलीविजन खोलते हैं या वो लोगों को पॉलिटिशियंस की जो टॉपिक ऑफ डिस्कशंस देखते हैं तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये एक स्टडी है जो अभी आप देखें, नेपाल का आपने जिक्र किया, जो वहां के वजीर आजम है वो एक रैप सिंगर थे। रैप एक ऐसा तर्ज म्यूजिक है जो कि यंग लोगों पे रेजोनेट करता है। उन्होंने रैप के जरिए नौजवानों को एक तरह से रीच आउट किया, उनको यकजा किया, और आज वो प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी एक आर्टिस्ट थे वो। इसी तरह आपने जिक्र किया बांग्लादेश का, वहां पे भी ऐसे ही हुआ, स्टूडेंट्स सामने आए, और आप मुख्तलिफ जगहों पे देख रहे हैं। अब देखिए मुजम्मिल साहब, बहुत से जो ममालिक हैं वो इस फिनोमिना को समझते हुए जेन जी को अडॉप्ट कर रहे हैं, उनको लीडरशिप रोल दे रहे हैं। मैं आपको जाती तौर पर जानता हूं, बहुत से ममालिक ने जेन जीज को अब लीडरशिप रोल अपनी जॉब में, अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में वो दे रहे हैं, उनको प्रिपेयर कर रहे हैं कि 15 साल के बाद जब वो 35 या 40 के हो जाएं तो वो इक्विप्ड हों इन मामला को डील करने के लिए। मैं बहुत से ममालिक का आपको बता सकता हूं जाके, जो गुजरा हैं उनकी एज 40 और 45 से कम है, जानबूझ के उन्होंने खुद रखे हैं, क्योंकि ये यंग लोग हैं, दे हैव गॉट द एबिलिटी टू डू थिंग्स डिफरेंटली। लेकिन कुछ लोग ये भी सोचते हैं, कहते हैं कि जी श्रीलंका में नौजवान निकल आए, बांग्लादेश में निकल आए, नेपाल में निकल आए, इंडिया में निकल आए, ये पाकिस्तानी नौजवान नहीं निकलता सड़कों पर। लोग बड़ा सवाल करते हैं कि पाकिस्तान की जेनजी क्यों नहीं सड़कों पे आ रही। पाकिस्तान की जेनजी भी अपने अंदाज में एक रोल प्ले जरूर कर रही है। अगर आप देखें तो हमारे भी जो नौजवान हैं वो अपना एक पॉजिटिव किरदार अदा करते हैं। लेकिन मैं आपसे किसी हद तक एग्री करूंगा, अगर आप देखें अभी हाल ही में हमारे जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो रीच आउट कर रहे हैं। अगर आप देखें हमारी काबीना, पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट की सॉरी गवर्नमेंट में काबीना है, काफी यंग लोग हैं, बिलखुसूस पंजाब में आप देखते हैं काफी यंग लोग जो है वो पार्लियामेंट में हैं। यूथ रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हमारे यहाँ जो आईटी है या क्रिप्टो के हवाले से, एआई के हवाले से किसी हद तक अंडरस्टैंडिंग है। ये आपसे मैं एग्री करता हूं कि इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन आई बिलीव दैट देयर इज अंडरस्टैंडिंग। कुछ अब हमारे जो बिलावल भुट्टो हैं वो एक नौजवान की आदत है, खुद बजाते खुद मरियम को देख लें, वो मरियम नवाज, वो भी एक कदरे नौजवान ही कह सकते हैं उनको। इस तरह से और भी लोग हैं जो आ रहे हैं, और बाकी जमातों में जहां पे नहीं है उनको भी इस पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि देखिए जो रवायती लोग हैं, हम इज्जत करते हैं सबकी, जो हमारे सीनियर्स हैं। बल्कि आपको याद होगा कुछ ऐसे पहले बिलावल की एक स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा था कि जो अंकल्स हैं ये अब इनको किसी हद तक साइड पे होना चाहिए। लोगों ने उसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन जावेद साहब, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके अलावा एजुकेशन, लेकिन अगर हम बैक टू इंडिया आए, एक मिनट बैक टू इंडिया आए, तो अब वहाँ पे राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका इस एहतजाज में साथ शरीक हैं, ऑपोजिशन साथ शरीक है। हमने देखा उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री साथ शरीक है, उनका इंटेलेक्चुअल्स का तबका साथ शरीक है। एक ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ जो हैं वो स्टूडेंट्स के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर अट्रॉसिटीज़ भी कर रही है, जुल्म भी कर रही है। एंड गेम आपको इंडिया में क्या नज़र आ रही है इसकी? देखिए इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, बहुत बड़ी है, कई गुना हमसे भी बड़ी है, और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो रोड पे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि हमारे यहाँ एक टेंडेंसी है, हम हर चीज को बुरा कहते हैं। मैं तो अच्छाइयां ढूंढ रहा होता हूँ। ऑफ कोर्स हिंदुस्तान का जो कॉन्टैक्ट पाकिस्तान के साथ है वो सही नहीं है, लेकिन बहरहाल वो क्लेम तो करते हैं डेमोक्रेसी, उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन किसी हद तक फ्रीडम उनके अंदर होता है, वो अपनी बात कर सकते हैं। मैंने कुछ आर्टिस्ट को देखा, कुछ को तो बहुत सख्ती से रोका हुआ है इन्होंने, और कुछ जो है उनके जाती इंटरेस्ट भी हैं। हम देख रहे हैं कि जो यूथ है इस वक्त वो बिल्कुल बरसर एहतजाज है, और उसने इस तमाम मूवमेंट को एक एजुकेशन से स्टार्ट हुई, एम्प्लॉयमेंट से स्टार्ट हुई, अगर आप देखें तो पूरे मुल्क में फैल चुकी है। मुझे लगता है हिंदुस्तान के अंदर जो ये करंट गवर्नमेंट है ये अपना वक्त जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट किए हुए है, और जो काम किरदार जो है ऑपोजिशन अदा नहीं कर पाई। मैंने आपको बताया था कि जो राहुल गांधी का आपने जिक्र किया, प्रियंका गांधी जो है, इनकी जो जमात है ये उस तरह से एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पे सामने नहीं आई, क्योंकि बड़ी तादाद में बीजेपी जो है वो इलेक्शन जीतती आई है। अभी एक और कई स्टेट्स में वो जीत जाते हैं।
लेकिन जो काम ऑपोजिशन नहीं कर पा रही थी वो अब अवाम ने और यूथ ने किया है। अच्छा, यूथ आखिरी को सवाल, आई हैव अब 2 मिनट्स। हिंदू मुस्लिम फसाद। आपको बीजेपी में चेंज ऑफ लीडरशिप नजर आ रहा है या बीजेपी का एग्जिट नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरह से बीजेपी ने माइनॉरिटीज को सप्रेस किया है, जिस तरह से उन्होंने वॉर मॉन्गरिंग की है अपने नेबर्स के साथ, जिस तरह से उन्होंने जो है वो अभी इलेक्शन के अंदर जो इलेक्टोरल वोट्स हैं उनको मैनिपुलेट किया है, माइनॉरिटीज को सप्रेस किया है, बिलखुसूस मुसलमानों को हर तरफ आप देख रहे हैं कि बरसरे एहतजाज है। तो वो तमाम जो कैटलिस्ट्स हैं वो एक जगह जब जमा होते हैं तो मुझे तो लगता है प्रेशर बहुत माउंट होगा। क्या यही मूवमेंट इनकी जाने की बायस बनेगी? इट्स टू अर्ली टू से एट द मोमेंट, लेकिन एक मोमेंटम जरूर बिल्ड हो रहा है मुजम्मिल साहब, और ये वो मोमेंटम है जिसकी बहुत अरसे से हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले जो सेनर एलिमेंट्स हैं, जो इस राइट विंग हुकूमत को, हिंदुत्व की हुकूमत को चैलेंज करना चाह रहे थे, उनको सपोर्ट नहीं मिल रही थी, वो सपोर्ट अब उनके अवाम ने उनको फराहम की है। और अगर ये आपस में यूनाइट हो जाते हैं तो हो सकता है कि एक दफा फिर हिंदुस्तान के अंदर एक प्लूरलिस्टिक गवर्नमेंट सामने आए जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही हो। उनका कॉन्स्टिट्यूशन आप भूलिए नहीं, वो एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हिंदुत्व में यकीन नहीं रखता। हिंदुस्तान जो उनका जो आइन है वो एक सेकुलर रियासत के ऊपर यकीन रखता है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये तमाम जो प्रोटेस्ट थे ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक्चुअल रूह है उसको बहाल करने में जो कामयाब होंगे, और वहां पे एक ऐसी हुकूमत सामने आएगी जो कि प्लूरलिस्टिक हो। होपफुली। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब आपका भी। मुझे सना नकवी को इजाजत है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।